हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चिराग जैन है। मैंने इसी वर्ष सिविल सर्विस परीक्षा में 160 रैंक प्राप्त की है। मैं आज आपके सामने अपनी मेंस की स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूँ। मेरी मेंस की स्ट्रेटजी में 5 एलिमेंट रहेंगे और मैं आपको पहले अलग अलग स्ट्रेटजी शेयर करूँगा, GS1, GS2, 3 एंड 4 एंड ऐसे की, और उसके बाद में जो कॉमन एलिमेंट्स रहे हैं उनको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं GS1, जिसमें कि सब्जेक्ट आते हैं कल्चर, हिस्ट्री, जोग्राफ़ी, ये सब्जेक्ट्स आते हैं। तो मैंने जो मेरी स्ट्रेटजी हिस्ट्री और कल्चर के लिए रही है, वो कल्चर के लिए मैंने नितिन सिंघानिया से नोट्स बनाए हुए हैं। वो मैंने मेंस के वाइज नोट्स बनाए। अगर आप देखेंगे प्रीलिम्स तो आप उसमें फैक्ट नोट्स बनाते हैं, जबकि जब आप मेंस देखेंगे तो आप उसमें मेंस के वाइज नोट्स बनाएंगे। जैसे कि आप मूला आर्किटेक्चर के फीचर्स लिखेंगे, आप उसमें डिफरेंट जो फोक पेंटिंग्स हैं उनके एलिमेंट्स लिखेंगे, जो कॉमन एलिमेंट्स रहते हैं। इसलिए आपके मेंस की नोट प्रीलिम्स की नोट से डिफ़र करेंगे। तो इस वाइज मैंने कल्चर के थोड़े नोट्स बनाए। मैंने हिस्ट्री के अपने प्रीलिम्स के जो नोट्स बनाए थे वही मैंने रेफ़र किए इसमें मेंस की प्रिपरेशन के लिए। ज्योग्राफी के लिए मैंने क्योंकि मेरा ये ऑप्शनल था, मैंने इसके लिए अलग से कोई नोट्स नहीं बनाए हैं। ऑप्शनल के ही नोट्स ही ओवरऑल रिवाइज़ किए हैं, जिससे कि मेरे को इसमें हेल्प मिली। इसके बाद मैंने जो GS2 और GS3 के नोट्स बनाए हैं वो मैंने UPSC के सिलेबस के पॉइंट्स देखकर नोट्स बनाए हैं, क्योंकि मेजरली फोकस तो UPSC का अभी करंट की न्यूज़ पे ही रहता है, उसके बेसिस पे ही क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने स्टैटिक पार्ट की प्रिपरेशन के लिए UPSC के जो सिलेबस में पॉइंट्स दिए हैं उनके नोट्स बनाए हैं। अभी आप देखेंगे तो जनरली एक दो क्वेश्चन डायरेक्टली आपके सिलेबस पे आ रहे हैं। अगर आप GS2 का पेपर देखेंगे तो उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं सिलेबस से ही। जैसे कि मुझे याद है कि एक क्वेश्चन आया था US और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कंपैरिजन, जो कि डायरेक्टली UPSC के सिलेबस में मेंशन है। इस साल भी डेवलपमेंट NGOs के बारे में, डेवलपमेंट ग्रुप्स के बारे में एक क्वेश्चन आया मेंस में GS2 के पेपर में, जो कि डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन है। तो मैंने GS2 के लिए और GS3 के लिए डायरेक्टली सिलेबस वाइज नोट्स बनाए हैं, जिसके लिए मैंने विजन IAS के वैल्यू एडिशन मटेरियल को जनरली रेफ़र किया था, और उसके लिए मैंने स्टैटिक की प्रिपरेशन इससे की थी मैंने। इसके अलावा मैंने जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, लाइक इंटरनेशनल रिलेशन है GS2 का, उसके अलावा GS3 के जो हैं शंकर IAS, सिक्योरिटी, इनके लिए मैंने जनरली विजन IAS की जो मेंस 365 आती है उसको ही रेफ़र किया है, और उसको बार बार रिवाइज़ करके उससे अपने नोट्स बनाए हैं और उसको फिर रिवाइज़ किया है। एथिक्स के लिए मेरी स्ट्रेटजी जनरली थोड़ी अलग रहती थी। मैंने बहुत सारी टॉपर्स की कॉपी एनालाइज़ की, और उनमें से मैंने बहुत चीज़ें एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की। जैसे कि मैंने एग्जांपल बहुत सारे निकाले दूसरे की कॉपी देख के। आप किसी भी कोचिंग की वेबसाइट पे जाके उनके जो मॉक टेस्ट होते हैं कॉपर्स की सेलेक्टेड स्टूडेंट की, वो आप ले सकते हैं और उनसे आप चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप फ्लो डायग्राम निकाल सकते हैं उसमें, कि ये अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं ये फ्लो डायग्राम यूज़ कर सकता हूँ। फिर उसमें अगर आपको एग्जाम्पल उसमें मिल रहे हैं तो आप उसमें वो निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई फैक्ट दिख रहा है उसमें तो आप वो नोट कर सकते हैं। तो इससे आपकी बहुत ज़्यादा सॉलिड प्रिपरेशन हो सकती है, स्पेसिफिक प्रिपरेशन हो सकती है, और ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट जो उसका एनालाइज और जो प्रॉपर यूज़ है उन कॉपीज़ का वो हो सकता है। एथिक्स के पेपर में फिर आप जो सिलेबस वाइज जो सिलेबस है UPSC का, उसके वाइज नोट्स बनाएंगे। उसके लिए मैंने जनरली लेक्सिकन रेफ़र की थी, और उसी से मैंने एक स्टैटिक थोड़े नोट्स बना लिए थे। 50 पेजेस के मेरे नोट्स थे, उसी को मैंने यूज़ किया। उसमें आप जनरली ये याद रखें, जो भी नोट्स बनाएंगे उसमें आपके कैसे रहेंगे नोट्स, तो आप उसमें एक इंट्रोडक्शन रखेंगे जो कि जनरली डेफिनेशन होती है, की टर्म्स की डेफिनेशन, लाइक इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, इम्पार्शलिटी, इन सब की आप डेफिनेशन लिखेंगे। उसमें फिर उसके बाद एग्जाम्पल एक या दो उसका लिखेंगे। इसके लिए आप एक बहुत अच्छा स्ट्रेटजी है कि आप एक एक्सेल शीट बना लें और उसमें क्या करें, टर्म्स डालें, उसके नेक्स्ट कॉलम में आप उसकी डेफिनेशन डालें, उसके नेक्स्ट कॉलम में आप उसका पर्सनल एग्जाम्पल लिखें, इंटरनेशनल एग्जाम्पल लिखें, नेशनल एग्जाम्पल लिखें, और कोई पर्सनालिटी अगर उस वैल्यू से अटैच्ड है तो उसको लिखें, और उससे उस टर्म से रिलेटेड कोई अगर अदर की टर्म्स जो आप यूज़ कर सकते हैं उसमें, या फिर फ्लो डायग्राम यूज़ कर सकते हैं, वो आप बना लें। तो इसके लिए एथिक्स की प्रिपरेशन बहुत रोबस्ट हो सकती है। फिर उसके बाद जो मेन चीज़ें काम आएंगी इन चारों पेपर में, वो है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें और उसको बहुत डेडिकेटेडली, रिलीजियसली फॉलो करें। जनरली आप इसमें वहीं सेंटर पे जाके एग्ज़ाम देंगे तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें डिसिप्लिन रहता है, टाइम लाइन को आप अडेयर कर सकते हैं। UPSC का सबसे ज़्यादा चैलेंज जो मेंस में रहता है वो रहता है आंसर को कंप्लीट करना, पेपर को कंप्लीट करना विदिन 3 आवर्स। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी कहाँ कमियाँ हैं, वो आप उस पर सुधार कर सकते हैं। 3 आवर में कंप्लीट करने के लिए पेपर को आपको ज़रूरी है कंटेंट याद होना, और कंटेंट याद होने के लिए ज़रूरी है नोट्स बनाना और उनको अच्छे से रिवाइज़ करना। अगर आप रिवीजन बहुत रोबस्ट होगा तो आपकी चीज़ें बहुत जल्दी आपको याद आएंगी और आप 3 आवर में अपने पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप आंसर राइटिंग के टाइम इंपॉर्टेंट है कि आपको 3 आवर में कंप्लीट हो। उसके लिए आपको नोट्स मेकिंग और रिवीजन पे बहुत इंपॉर्टेंट फोकस करना है।
नाउ मैं आपको बताना चाहूँगा अपनी मेरी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्ट्रेटजी, जो कि मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा यूपीएससी पीएनआर की फॉर्म में। यूपीएससी पीएनआर का मतलब है यू मीन्स यूपीएससी, पी मीन्स प्रीवियस ईयर्स पेपर ऑफ यूपीएससी, जो आपको एनालाइज करने हैं और आपको समझना है कि उसमें डिमांड क्या है यूपीएससी की, जिससे आपको रिवीजन के टाइम और नोट्स मेकिंग के टाइम बहुत हेल्प मिलेगी। उसके अलावा एस मीन्स सिलेबस ऑफ यूपीएससी। सिलेबस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टैटिक के जो आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे वो आप यूपीएससी के सिलेबस वाइज प्रिपेयर करेंगे। तो उसके बाद सी मीन्स कॉपीज ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट, जो आपको मैंने पहले बताया कि आप किसी भी कोचिंग की मटेरियल में कोचिंग की वेबसाइट पे जाके टॉपर्स कॉपी देख सकते हैं और उसमें से एनालाइज कर सकते हैं, बहुत सारा कंटेंट एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। नाउ आता है पीएनआर। पीएनआर मीन्स पी मीन्स प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट, प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, बहुत दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ही आपको अपनी कमियां समझ में आती हैं और आपको कहाँ सुधार करना है वो आपको समझ में आता है। उसके बाद एन है नोट्स मेकिंग एंड आर है रिवीजन, जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है स्ट्रेटजी के। नाउ मैं आपके सामने एक थोड़ा सा ऐसे के बारे में बताना चाहूँगा। ऐसे में मेरे फर्स्ट और सेकंड अटैम्प्ट में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, तो मैंने थर्ड अटैम्प्ट में थोड़ा इसको इम्प्रूव किया। मैंने बहुत लोगों से ओपिनियन भी लिए कि मेरे को क्या ऐड करना है। मैंने अपने दोस्तों को, सीनियर्स को मैंने अपने ऐसे पढ़ाए भी कि बताइए मेरे को क्या कमी है इसमें, ऐसे में क्या मेरे को करना है। तो मेरे को जहाँ तक समझ में आया, मैं थोड़ा सा डेप्थ एनालिसिस मिस करता था और मैं जनरली सरफेस पे चीज़ों को रखता था। जैसे कि कुछ चीज़ें मेंशन कर दिया कि इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी इसकी डायमेंशन ये है, उसको मेंशन करके छोड़ दिया था। तो इसके लिए मैंने इसमें ये किया था कि मेरा स्ट्रेटजी ये रहता था, फर्स्ट मैं एक रफ वर्क करूँगा जिसमें मैं जो मेरे इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं वो मैं उसमें कवर करूँगा, और उसी डायमेंशन के साथ मैं ये मेंशन करूँगा कि इसमें मैं कौन सी आर्गूमेंट देने वाला हूँ, कौन सा एग्जांपल यूज़ करने वाला हूँ और उसको मैं कैसे क्लोज करने वाला हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैंने उसमें रफ मेकिंग में एक छोटा सा बना लिया फॉर्मेट, और उसके बाद उसको फिर ब्रॉडन किया जिससे कि मेरा ऐसे थोड़ा प्रिपेयर हुआ। इस बार मेरी स्ट्रेटजी ऐसे में यही चेंज था कि मैंने थोड़े एग्जाम्पल ऐड किए और थोड़े आर्गूमेंट सेट किए। आर्गूमेंट सेट करना इसलिए ज़रूरत है क्योंकि इससे आप एनालाइज करते हो चीज़ों को, कितनी आप अंडरस्टैंडिंग रखते हो पॉइंट की, उससे बहुत ज़्यादा उसको रिफ्लेक्ट होती है, जिससे एग्जामिनर को अच्छा भी लगता है इसे पढ़ने में। इसके अलावा मैं इंट्रोडक्शन कंक्लूजन के लिए एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इंट्रोडक्शन आप अगर किसी भी स्टोरी से दे पाएँ, कोई एंटीडोट से दे पाएँ, एनेक्डोट से दे पाएँ, या फिर किसी आप अपनी खुद की स्टोरी बना के कोई भी सिंपल स्टोरी बना के दे पाएँ, तो वो बेस्ट रहता है, उससे बहुत अच्छा कनेक्ट बनता है। पर ये याद रखें कि उसमें वो थोड़ा कनेक्ट बैठे, ऐसे के टॉपिक से थोड़ा डिफर ना हो, अदरवाइज़ आपका बैकफायर भी कर सकता है, क्योंकि ऐसे का टॉपिक पे अडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने ऐसे की गाइडलाइन में ये लिखा हुआ है कि आपको स्टिक करना है अपने टॉपिक पे। उसके कंक्लूजन में आपको एक थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव व्यू रखना है, और कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन से कनेक्ट करता हुआ अगर आप कंक्लूजन देंगे तो वो उसको होलिस्टिकली कवर करेगा। ये आपके लिए ऐसे की स्ट्रेटजी होगी। फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि इस एग्ज़ाम में बहुत अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहती है, बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें आ सकती हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को जितना सिंपल रखेंगे, जितने सोर्सेज को कम रखेंगे और रिवीजन ज़्यादा रखेंगे, उतना आपकी प्रिपरेशन में फ़ायदा होगा। फाइनली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं इसमें आप थोड़ा सा पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप देखेंगे मेरे तीनों अटैम्प्ट के मेंस के मार्क्स देखेंगे तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट मुझे दिखा था, और जो कि मेरे लिए मोटिवेशन का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। मैंने देखा कि मेरे GS2 के मार्क्स कंटिन्यूसली इंप्रूव हुए, GS3 के मार्क्स इंप्रूव हुए, GS1 में भी मेरे मार्क्स इंप्रूव हुए, और होपफुली इस साल ऐसे में भी शायद इंप्रूव हुए होंगे। तो कहीं ना कहीं आपको इसमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, जिससे कि आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर पाएंगे। फाइनली क्योंकि 2025 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, जिसमें कि मेजॉरिटी ऑफ मार्क्स मेंस के होते हैं, तो आप अगर जितनी अच्छी प्रिपरेशन मेंस की रखेंगे उतना ही आपकी प्रेडिक्टेबिलिटी रहती है रैंक लाने की, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल हो जाती हैं। कभी कभी कुछ भी उसमें जो अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर्स हैं वो रोल प्ले करते हैं। तो आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन को रोबस्ट रखें, और आप अगर पेशेंस और हार्डवर्क करेंगे तो होपफुली आप भी इस लिस्ट में आ सकते हैं। धन्यवाद।